Good morning, students. So we are continuing with our exercise. तो अभी हम लोग आगे के क्वेश्चंस देखेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 7. ठीक है. गिव साइंटिफिक रीजंस. तो उसमें पॉइंट ए, क्वेश्चन नंबर ए इज टंगस्टन मेटल इज यूज टू मेक अ सोलोनॉइड टाइप कॉइल इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब. तो आपको इसका साइंटिफिक रीजन देना है. तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर कैसा है. वो आपने फिलामेंट बल्ब की बात कर रहा है. वो जो हमारा फिलामेंट रहता है अंदर ऐसे ऐसे टिंग 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 कॉइल की तरह, और फिर वो अंदर जाता है और इसके ऊपर पूरा एक बल्ब ग्लास का कांच की तरह रहता है. फिर नीचे उसका होल्डर रहता है जो पावर में लग जाता है. तो आजकल इस तरीके के बल्ब बंद हो गए. इनकैंडेसेंट बल्ब बोलते हैं इनको, फिलामेंट बल्ब. तो इसमें ये जो वायर है ये टंगस्टन का यूज़ होता है. तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कॉन्सेप्ट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में. तो क्वेश्चन है गिव साइंटिफिक रीजन व्हाई टंगस्टन मेटल इज यूज टू मेक अ सोलोनॉइड टाइप कॉइल इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब. तो उसका आंसर क्या है. बिकॉज टंगस्टन इज एन अलॉय जिसका वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट है. हाई मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है. पहला आंसर क्या है. टंगस्टन इज एन अलॉय जिसका कि हाई मेल्टिंग पॉइंट है. और दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि ये वो मटेरियल है जब गर्म होने के बाद ये लाइट हीट एनर्जी एमिट करता है और वही बल्ब बन जाता है फिर हमारा. तो टंगस्टन में ये बेसिकली दो प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके लिए टंगस्टन वायर यूज़ होता है उसमें. ठीक है. ठीक है. तो ये था हमारा टंगस्टन. टंगस्टन वायर क्यों यूज़ होता है इलेक्ट्रिक बल्ब में. दो कारण है. क्योंकि वो अलॉय है, उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, और हमें पता है फंडामेंट बल्ब कैसे काम करता है. जब एकदम गर्म हो जाता है वो तो लाइट और हीट जो है वो एमिट करता है. तो ये दोनों चीज़ें टंगस्टन में पॉसिबल है. इसके लिए टंगस्टन वायर हो गया पहला क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन, इसी को आप अच्छे तरीके से इंग्लिश में अच्छे से लिख लीजिए, पर दीज आर द बेसिक 2 पॉइंट्स. दूसरा क्वेश्चन भी उसी की तरह रिलेटेड है, ये भी उसी को टॉपिक से है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट प्रोड्यूसिंग हीट. एग्जाम्पल आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर, boiler, toaster, etc. An alloy such as nichrome is used, not pure metals. तो निक्रोम वायर यूज़ होता है इन सब चीज़ों में. इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, बॉयलर, टोस्टर. तो क्वेश्चन पूछा है क्यों, साइंटिफिक रीज़न देना है क्यों निक्रोम वायर यूज़ होता है, ना कि कोई प्योर मेटल. फिर से वही आंसर है. निक्रोम वायर का हाई मेल्टिंग पॉइंट है, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट है. इसकी वजह से निक्रोम वायर ये रेगुलर प्योर मेटल नहीं यूज़ होता. दूसरा कि ये अलॉयज़ ऐसे बने हैं ताकि जब ये गर्म होते हैं इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, सो दे इमिट मोर हीट. तो एकदम अच्छे से ये हीट को एमिट कर सकते हैं. तो यही है कि जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो जूल्स लॉ था हमारा, वही लॉजिक है कि ये वो ऐसे अलॉयज़ हैं जो कि डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी देते हैं कि जब भी करंट पास करे दे इमिट हीट. तो हीट इमिट करते हैं, इसके लिए हीट गर्म हो जाते हैं एकदम और वो एमिट करते हैं इसके लिए. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन भी हो गया बी. निक्रोम वायर क्यों यूज़ होता है. इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, प्योर मेटल में नहीं हो पाएगा, प्योर मेटल जल जाएगा, पिघल जाएगा. तो हाई मेल्टिंग पॉइंट है. और दूसरा वो डिज़ायर्ड काम करता है कि करंट पास जब होगा तो हीट, बहुत ज़्यादा हीट इमिट करेगा. सेम चीज़ टंगस्टन का भी था, हाई मेल्टिंग पॉइंट है और हीट के साथ साथ लाइट भी इमिट करेगा, उसमें ये पॉइंट था. ओके. अब हम जाते हैं पॉइंट नंबर सी. क्वेश्चन 7C. फॉर इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन कॉपर और एल्यूमिनियम वायर इज़ यूज्ड. तो हम लोग अभी सी पॉइंट पे हैं. तो आपने देखा होगा अपने घरों में जो इलेक्ट्रिक वायरिंग की गई है छत के ऊपर से, हमारे सीलिंग के साइड साइड से इलेक्ट्रिक वायरिंग पूरे कमरे में ऐसे रहती है. उसके अंदर एक वो वाइट कलर के वायर्स रहते हैं. फिर आप उसको खोलेंगे तो अंदर कुछ रेड, ग्रीन, येलो, पिंक, ऐसे पिंक नहीं, येलो, रेड,
ग्रीन, ब्लैक, इस तरीके के वायर्स होते हैं। और उसको भी अगर आप खोलेंगे तो उसके अंदर एक पतला ऐसा ब्राउन कलर का या कॉपरी ब्राउन कलर के वायर्स रहते हैं, उसके ऊपर एक इंसुलेशन रहता है। उसको आपने देखा होगा प्लायर से काटते हुए, हम लोग यहाँ पे साइड से कट करके उसको खींच ले निकालते हैं। तो वो इन सब क्वेश्चंस की बात कर रहा है वो, कि क्यों ये वायर्स जो है हमारे ये कॉपर या एल्यूमिनियम के होते हैं। सिंपल आंसर है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और सिंपल आंसर है। जो इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं उनको कॉपर और एल्यूमिनियम वायर क्यों होते हैं? क्योंकि एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर हैं वो। तो उनमें रेजिस्टेंस काफ़ी कम है, उनकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो काफ़ी कम है, गुड कंडक्टर है, पहला पॉइंट 1। दूसरा कि उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस काफ़ी है। तीसरा, इसकी वजह से लॉसेस बहुत लेस होते हैं, तो इसके लिए वो लॉसेस बहुत कम होते हैं, इसके लिए हम इनको पावर ट्रांसमिशन वायर में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 का सी, कि वो वायर्स को क्यों यूज़ करते हैं कॉपर या एल्यूमिनियम पावर ट्रांसमिशन के लिए। तो आंसर है 3। पहला है कि वो गुड कंडक्टर है, दूसरा है उसमें रेजिस्टेंस बहुत कम है, तीसरा इसकी वजह से उसमें लॉसेस कम होते हैं। इन 3 रीजंस की वजह से, और भी रीजंस हो सकते हैं आपके पास अच्छे आंसर्स हैं, तो इन्हीं को अच्छे से लिख के वर्ड्स में लिख दीजिए। ओके, तो हमारा हो गया 7th का सी। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 7th डी। 7th डी क्वेश्चन है, इन प्रैक्टिस द यूनिट kWh इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी rather देन जूल। यस, तो इसका क्या रीज़न है? बिकॉज जूल इज़ अ वेरी स्मॉल यूनिट, जूल इज़ अ वेरी स्मॉल बेसिक यूनिट फॉर एनर्जी, बट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में जो एनर्जी यूज होती है दैट इज़ यूज इन kWh, एंड वी नो द कन्वर्जन। व्हाट इज़ 1 kWh? 3.6 into 10⁻6 जूल। सो 3.6 into 10⁻6 जूल, तो ये 1 kWh है। सो ऑफकोर्स जूल इज़ अ वेरी स्मॉल यूनिट इसके लिए, इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन के लिए जूल कुड बी अ वेरी स्मॉल यूनिट, इसके लिए हम लोग kWh में यूज़ करते हैं। और इसको आप ये डेरिवेशन करके दिखा सकते हो, ये समझा सकते हो आप, और ऑफ कोर्स आप ये भी बता सकते हो कि 1 kWh है क्या, तो वो भी आप वर्ड्स में लिख सकते हैं कि इफ़ ए अप्लायंस ऑफ 1 किलोवाट इज़ यूज्ड फॉर 1 आवर देन द एनर्जी कंज्यूम्ड इज़ 1 kWh। तो अगर 1 किलोवाट पावर का कोई एक अप्लायंस है, कोई भी है, सपोज फ्रिज है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है, एसी है, कुछ भी है, अगर वो 1 किलोवाट का उसका पावर है और अगर वो 1 घंटे तक चलता है, तो वो जितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा उसको बोलेंगे 1 यूनिट, या फिर उसका दूसरा नाम है 1 kWh। तो ये जो यूनिट है ये है 1 kWh, 1 यूनिट, और इसका आंसर आता है 3.6 into 10⁻6 जूल्स। आई थिंक ये डेरिवेशन आपको आती होगी, मैं एक बार शॉर्ट में यहाँ पे कर भी देता हूँ, शायद आप लोग आती है नहीं आती है मैं श्योर नहीं हूँ। ओके, तो वो आपको याद होगा। देखिए 1 kWh हमें जूल्स में कन्वर्ट करना है। 1 kWh, 1 kW का मतलब क्या होता है? 1000 W और H। अभी 1000 W को ऐसे रहने दीजिए। H क्या होता है? 1 आवर। आवर को क्या कर सकते हैं? 3600 सेकेंड्स। एक आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं? 3600, 60 into 60। एक kW में 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 1000 वाट। एक आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं? 3600। इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 3 6 1 2 3 4 5। और अगर मैं इधर डॉट लगाऊंगा 3.6 के बाद, तो 10⁻6 बन गया कि नहीं? सो इंटू 10⁻6। सो कैसे, और ये कैसे WS जूल कैसे बना? 1 ये W और ये S जूल कैसे बना? तो ये आपको याद होना चाहिए। देखिए आपको याद है वो व्हाट इज़ पावर, 9th में हमने पढ़ा था। व्हाट इज़ पावर? वर्क डन अपॉन टाइम। तो व्हाट इज़ वर्क डन? पावर इनटू टाइम। सो अगर पावर वैट है, टाइम सेकेंड है, तो वर्क क्या है? जूल।
सो जूल इज इक्वल टू वर्क इन वाट इन टू सेकेंड। तो सेम सेम एज इट इज़ वही चीज़ है। तो आई थिंक ये सब पुरानी चीज़ें हैं, आपको आनी चाहिए। नहीं समझ में आ रही है तो मुझे फ़ोन या व्हाट्सएप कीजिए। बहुत सिंपल है, आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बेसिकली ये हमारा डी पॉइंट हो गया है। तो उसका सिंपल सा आंसर ये है, हम लोग क्यों के डब्ल्यू एच यूज़ करते हैं। सिंपल आंसर है पहला, इट्स अ जूल इज़ अ वेरी स्मॉल यूनिट, वेरी वेरी स्मॉल यूनिट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए। तो इसके लिए के डब्ल्यू एच एक अच्छा बिग यूनिट है। क्यों? क्योंकि के डब्ल्यू एच इज़ 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। कहाँ ये और कहाँ एक सिंगल जूल, एक सिंगल जूल और 360000000 जूल, मतलब 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 36 लाख जूल, और कहाँ 1 लाख 1 जूल। सो 1 जूल इज नॉर्मल 1 यूनिट, 1 जूल इज सिंगल मोस्ट यूनिट ऑफ द एनर्जी, एंड 1 के डब्ल्यू एच इज 36 लाख जूल। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो यूज़ करते हैं। और दूसरा, उसकी डेफिनेशन जो है वो लिख दीजिए कि अगर कोई एक अप्लायंस है जिसकी पावर 1 रेटिंग 1 किलोवाट है, और अगर वो 1 घंटे तक चले तो 1 यूनिट एनर्जी खाता है। तो एनर्जी अप्लायंसेस इस तरीके से काम करते हैं। सो आपका ये क्वेश्चन नंबर जो 7 था, गिव साइंटिफिक रीजंस, आई थिंक इट इज़ डन। ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन ही। टंगस्टन वाला हो गया, निक्रोम वाला हो गया, कॉपर और एल्यूमिनियम वायर्स क्यों यूज होते हैं, और ये के डब्ल्यू एच वाला। तो चारों क्वेश्चन हो गए, इनको आप अपने अच्छे वर्ड्स में लिख दीजिए। अब हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो करेक्टली डिस्क्राइब्स द मैग्नेटिक फील्ड नियर ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। कि अगर लॉन्ग और स्ट्रेट एक करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, मतलब एक वायर है स्ट्रेट और इसमें करंट है, सपोज नीचे से ऊपर, लॉन्ग और स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, ये आपको ऑप्शन 4 में से बताना है। अगर ये 4 ऑप्शन नहीं होते तो भी हमें पता है राइट हैंड थंब रूल से कि अगर मैंने करंट ऐसे पकड़ा है तो मेरा थंब है इस तरफ, तो मेरी कर्ल्ड फिंगर्स जो हैं वो इस तरफ मुझे मैग्नेटिक फील्ड दिखाएंगी। तो बस वही देखते हैं हम, इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा, आपको याद होना चाहिए राइट हैंड थंब रूल। सो लेट अस गो थ्रू द ऑप्शंस। ओके, so option A, the magnetic lines of force are in plane perpendicular to the conductor in the form of straight lines। तो बोल रहा है वो अगर एक प्लेन की तरह है जो परपेंडिकुलर है उस प्लेन के। दूसरा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर पैरेलल टू द कंडक्टर ऑन ऑल द साइड्स ऑफ द कंडक्टर। दूसरा बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी, वो स्ट्रेट मेरे पास कंडक्टर है और उसके पैरेलल होंगी चारों तरफ जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। ऐसा है क्या? नहीं। सी, द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर गोइंग रेडियली आउटवर्ड। कुछ तो अजीब सा फिर से बोल रहा है, परपेंडिकुलर होंगे। एंड फोर्थ डी, द मैग्नेटिक फील्ड्स द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर इन concentric circles with the wire as the center in the plane perpendicular to the conductor। करेक्ट। तो यही आंसर है आपका, आपको पता है यही है हमारा आंसर। राइट हैंड थंब रूल के वायर जो है वो सेंटर में रहेगा, वायर एज द सेंटर, एंड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में उसका मैग्नेटिक फील्ड जाएगा इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। बराबर है, कंडक्टर ऐसे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसे जा रहा है वाई एक्सिस पे। तो ये डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में राइट हैंड थंब रूल का आपको ऑप्शन करेक्ट करने को पूछा था, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ओके, सो वी आर इस पेज के 9th क्वेश्चन पे हम लोग। व्हाट इज अ सोलोनाइड? आपको पता है, करंट कैरिंग कॉइल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ सोलोनाइड। Okay, compare the magnetic field produced by a solenoid with the magnetic field of a bar magnet। तो सेम ही बनाता है करंट कैरिंग, बस आपको उधर वो बनाना है, कॉइल बना के नीचे ला के इसको बैटरी और स्विच लगा दीजिए, यहाँ से ये फ्लो करेगा। आपको ये तो नॉर्थ और एक साउथ बना दीजिए और वहाँ से दिखाइए उसके मैग्नेटिक फील्ड्स को, बार बार दिखाइए। ये सोलोनाइड का बन गया। सिमिलरली बार मैग्नेट का एक बार मैग्नेट बनाइए, उसका नॉर्थ और साउथ बनाइए,
और उसके फील्ड्स को दिखाइए फिर। सो इट्स मोर और लेस द सेम। तो वही पॉइंट है, सोलोनाइड स्टार्ट्स टू एक्ट लाइक अ बार मैग्नेट, ये हमने ऑलरेडी इंडिविजुअली होमवर्क किया हुआ है, तो वही सेम क्वेश्चन फिर से आ रहा है। ठीक है, ड्रॉ नीड फिगर्स एंड नेम वेरियस कंपोनेंट्स। तो आई थिंक इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो उस बार मैग्नेट और सोलोनाइड दोनों के डायग्राम्स बनाने हैं, दोनों को समझाना है कि कैसे दोनों एक जैसे दिखते हैं। ओके, तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया हमारा, 7, 8, 9 हो गया है। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स टुडेज लास्ट क्वेश्चन, ओह नो, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। नेम द फॉलोइंग डायग्राम्स एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट बिहाइंड देम। अब आपको दिख रहा है ये राइट हैंड थंब रूल है। अगर आप अपना राइट हैंड स्ट्रेच करेंगे तो ये आपका थंब है, ये इंडेक्स फिंगर है, और जो अंदर की तरफ आएगा ये सेंटर फिंगर है। तो आपको बेसिकली फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल, सॉरी आई एम सो सॉरी, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल बताना है। राइट हैंड थंब रूल गलत बोल दिया मैंने, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल बताना है आपको, जिसमें कि आपके पास कौन सी दो चीज़ें और थर्ड चीज़ निकलती है। मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, मेरे पास सॉरी फोर्स है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और मैग्नेटिक फील्ड है, और मुझे जो मिलता है वो है इंड्यूस्ड करंट। तो ये राइट हैंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है, और ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, जिसमें मेरे पास करंट है और मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड है, करंट है, और मुझे फोर्स मिलता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये दोनों रूल्स फिर से वही है, समझा दीजिए। ये कहाँ यूज़ होता है, ये कहाँ यूज़ होता है, ये मोटर में, ये जनरेटर में, इसमें ये दोनों हैं और ये मिलता है, इसमें ये दोनों हैं और ये मिलता है। और उसका वो पूरा जो डेफिनेशन है, स्ट्रेच द राइट हैंड ऑफ योर, स्ट्रेच द थ्री फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड, द थंब, द इंडेक्स फिंगर एंड द मिडल फिंगर इन सच अ वे दैट दे आर ऑल म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड इफ द डायरेक्शन ऑफ द थंब, डायरेक्शन ऑफ द force, and the index finger gives you the direction of the magnetic field, then the direction of the induced current will be given by the middle finger. Similarly left hand बता दीजिए, stretch the three fingers, the index finger, the middle finger and the thumb of your left hand in such a way that they are mutually perpendicular to each other. Now if the index finger gives you the direction of the magnetic field and the center finger gives you the direction of the current flowing in the conductor, then the direction of the force experienced by the conductor will be given by the thumb. ये फिर दो रूल्स बता दीजिए, सिंपल है ये। नेम द फॉलोइंग डायग्राम्स एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट बिहाइंड देम, सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 11, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए। आइडेंटिफाई द फिगर्स एंड एक्सप्लेन देयर यूज़। ये ओके, तो ये मैं आपको समझाता हूँ, ये टेक्स्ट बुक में है, ये मैं फिर से पढ़ा चुका हूँ आपको, वो हीटिंग इफेक्ट के टाइम का ही है। ये जो चीज़ें हैं ये क्या है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़, ये फ्यूज़ वायर है, आपको पता है इलेक्ट्रिक फ्यूज़ वायर, तो उसमें बता दीजिए इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है और इसका वर्किंग और प्रिंसिपल बता दीजिए। इट्स सेफ्टी डिवाइस जो कि आपको एक्स्ट्रा करंट फ्लो ना हो उसके लिए लगाया जाता है, एक्सेसिव करंट फ्लो ना करने के लिए। दूसरा ये क्या है, ये है MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये आजकल का फ्यूज़ वायर का लेटेस्ट वर्जन है। पहले फ्यूज़ वायर ऐसे होते थे, तो ये बीच में अगर आप ध्यान से देखेंगे, इनके बीच में एक हल्का सा पतला सा वायर जा रहा है। इसको आप मैग्नीफाई करके देखेंगे तो ये जो वायर है ये पहले टूट जाता था, ये वायर ऐसा टूट जाता था जैसे करंट एक्स्ट्रा फ्लो होता था पेल्ट होके, तो इसको बार बार ये पूरे चीज़ को ही, कार्ट्रिज को ही चेंज करना पड़ता था, इस पूरा एक नया नया फ्यूज़ को लगाना पड़ता था। पर अब इसी की जगह हमारा MCB आ गया, आपको पता होगा ट्रिप हो जाता है, ये खट से नीचे गिर जाता है, ऑन ऑफ हो जाता है ये। तो वो इसमें क्या फ़ायदा है कि आपको कुछ चेंज नहीं करना है, जाके सिर्फ ऑन ऑफ करना है। अगर वो गिर गया, ऑफ हो गया, तो जाके उसको ऑन कर दो। तो ये MCB है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ओके, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन पे आ गए अब हम लोग। तो वो पूछ रहा है कि ये क्या चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 11 या 10C, क्या नंबर है, क्वेश्चन नंबर 11C। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11C लास्ट क्वेश्चन है कि क्या है ये क्या है। अब आप सोचिए, देखिए इसमें यहाँ पे कहीं बैटरी है क्या, नहीं, मतलब मोटर तो नहीं है। ये स्प्लिट रिंग्स लगी हुई है, यस, और पूरा वायर कनेक्टेड है, तो ये क्या होगा, DC जनरेटर। ये DC जनरेटर होगा, क्यों, क्योंकि कॉइल है, मैग्नेट्स हैं, सब कुछ घूम रहा है, सिर्फ यहाँ पे स्प्लिट रिंग्स है। स्लिप रिंग्स की जगह दो स्प्लिट रिंग्स लगी हुई हैं,
तो इसका मतलब ये डीसी जनरेटर है। ये हमारा लास्ट पॉइंट था, हमने जो पढ़ा था पूरे चैप्टर का, कैसे एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में ये डिफरेंस होता है, स्प्लिट रिंग्स और स्लिप रिंग्स। तो क्योंकि यहाँ पे बैटरी नहीं है तो क्लियरली समझ में आ रहा है ये इलेक्ट्रिक मोटर नहीं है। यहाँ बैटरी होती तो इलेक्ट्रिक मोटर बन जाता, पर यहाँ पे एमीटर लगा हुआ है। तो ये हमारा डीसी जनरेटर है। तो आई थिंक इसके साथ ही हमारा आज का एक्सरसाइज ख़त्म होता है। आगे के जितने न्यूमेरिकल्स और नेक्स्ट सेक्शन है वो हम लोग कल देखेंगे। तो ये आज आपका होमवर्क यहीं पे है। क्वेश्चन नंबर 7 से लेके ये 11 तक क्वेश्चन नंबर सॉल्व करना ही आपका वीडियो है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।